रात का वक्त एक अंधेरे कमरे में बहुत ही डिम लाइट जल रही थी। वहां मुश्किल से ही कुछ देखा जा सकता था। उस डिम लाइट में कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे और एक इंसान बुरी तरीके से एक इंसान को मारे जा रहा था। उस काले कपड़े पहने हुए आदमी के शरीर में पसीने से भरा हुआ था। वही उस शख्स की चीख निकल रही थी। वही वो शख्स इतनी बुरी तरह से मान रहा था। जैसे आज उसे मामला ही देगा। वहां लगातार उसके शरीर में हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही थी। उसके शरीर से खून ऐसे निकल रहा था जैसे कि पानी बह रहा हो। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और किसी के तेज जूते की आवाज वहां आने शुरू हो जाती है। जूते की आवाज सुनकर सभी अपनी जगह पर शांति से खड़े हो जाते हैं। सभी के सर झुके हुए थे। तभी वहां रखी हुई चेयर पर एक आदमी बैठ जाता है और अपनी जानलेवा नजरों से उस आदमी को देखता है जो आदमरा हो चुका था। वो आदमी अपनी लड़खड़ाती आवाज में सर प्लीज जब मुझे छोड़ दे। बैठा हुआ आदमी अपनी जेब से छोटा नाइफ निकालता है जो काफी शार्प था। अपने हाथ से गार्ड से उसे आगे लाने का इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड उस आदमी के बाल पकड़कर बिल्कुल सामने बैठा देता है। वो आदमी अपनी डीप वॉइस में जिस लड़की को मैंने सिर्फ छुआ था, तूने उस पर वो नजर डाली जिस नजर से मैंने आज तक उसे नहीं देखा। जिस चीज पर मैं हाथ रख दूं वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथों की लकीर में लिख जाती है, और तूने तो उस पर अपनी गंदी नजर डाली। तेरी इन नजरों से तू उसे क्या किसी को भी देखने लायक नहीं रहेगा। बोल सीधा उस सांप नाइफ को उसकी आंखों में घुसा देता है और उसे बुरी तरह घुमाने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त ऐसी थी जैसे उसे इस सब से मजा आ रहा है। उसकी आंखें किसी पत्थर की तरह सख्त थी। वहां खड़े लोगों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे उनका ये रोज का काम हो। उन्हें किस चीज से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आदमी जो लगभग मरने वाला था वो लड़खड़ाती आवाज में मैं न ही पता पा आप कौन है। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बोलते बोलते उसकी आवाज एक तेज चीख के बाद एकदम शांति हो जाती है। वो मर चुका था। वो शख्स उस नाइफ को अच्छे से साफ कर वापस पॉकेट में रखते हुए क्लीन था ब्लेडी गार्बेज कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ वहां से निकल जाता है। वह आदमी जैसे ही गाड़ी में बैठता उससे पहले वहां खड़े बिल्कुल उसी की पर्सनैलिटी वाला इंसान, उसकी आंखें गहरी थी। वो उस शख्स को देख कोल्ड वॉइस में तुम कभी नहीं सुधर सकते आव्ययान। ये शख्स कोई और नहीं आव्ययन था जिसने उस सर्वेंट को मार दिया था, जो खाली अकीरा को देखा था जिसने उसकी जान ले ली थी। आव्ययान डीप वॉइस में मेरी दुनिया तेरी इश्क की दुनिया से काफी बेहतर है। काव्यांश उसी के अंदाज में अगर तुझे मोहब्बत हो गई तब। आव्ययान डीप वॉइस में इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो आव्ययान जिंदल को प्यार करने पर मजबूर कर सके। काव्यांश जब तुझे प्यार नहीं है तो क्यों उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। छोड़ दे उसे, जीने दे उसे। आव्ययान कोल्ड वॉइस में एक खिलौना चाहिए जिसकी तलाश खत्म हुई है। मैं उसे अपनी दुनिया में शामिल कर उसे असकद तोड़ना चाहता हूँ जिसके बाद वो कभी जोड़ ना सके। काव्यांश उसे घूरते हुए तू मेरी समझ से बाहर है। जिस लड़की के पीछे तूने अपने 6 महीने बर्बाद किया तू उसे खाली एक तो की तरह यूज करना चाहता है। आव्ययान घमंड से आव्ययान जिंदल कोई मामूली इंसान नहीं है जिसे लोग आसानी से समझ सके। वो आग है जो किसी की कुछ समझने से पहले सब तबाह कर देता है। आव्ययान जिंदल क्रिस्टल ब्लू आइज और उसके आंखों पर एक छोटा सा कट पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई उसे देखने के लिए अपनी गार्डन तक नहीं उठाता। गर्दन पर एक डायनासोर का टैटू जो उसको और ज्यादा सेक्सी लुक देता है। वो माफिया इंडस्ट्री किंग माना जाता है। उसके लिए इंसान किसी कचरे के बराबर है। उसे लड़कियों से नफरत है। उसके लिए लड़कियां किसी सब्स्टिट्यूट की तरह है जिसे यूज करने के बाद टिश्यू की तरह फेंक देता है। पर आज उसे सिर्फ एक लड़की की सबसे ज्यादा तलब लगी थी और वो कोई और नहीं अकीरा है जिसके लिए वो किसी पागल की तरह 6 महीने से घूम रहा था। पर आज उसके होने के बावजूद उसके साथ नहीं है। वो चाहता तो उसे पल भर में अपनी कैद में कर सकता था। पता नहीं क्यों उसे देखकर एक अजीब सी नफरत सी हो रही थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन से चारों तरफ एक नज़र देख वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा लगातार अवनी को मनाने की कोशिश कर रही थी। अवनी ही एक थी जिसे अकीरा की शादी होने वाली बात सुनकर सबसे ज्यादा हट हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अकीरा पर। आखिर ये कैसी दोस्ती जिसमें एक दोस्त ने अपना सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा दुख छुपाया था। अवनी एक एक पैर पर दूसरा पैर लगा मेडिटेशन कर रही थी। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरह जुड़े हुए थे। वही अकीरा नीचे बैठकर अपना छोटा सा मुंह पर पाउट बना मायूसी से प्लीज जाना, मान जाना, तू जानती है ना मैं तेरे से बात किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। प्लीज सॉरी ना, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुझे सब कुछ बताऊंगा। फिर रोते हुए तू समझने की भी तो कोशिश करना, सुन रही है तू।
पर अवनी का कुछ रिएक्ट ना करना अकीरा को हर्ट कर रहा था। उसकी गहरी आंखों में मोती जैसे आंसू गिरने लगते हैं और रोते हुए, बड़ी मुश्किल से बनी हूँ टूट जाने के बाद, मैं आज भी रो देती हूँ मुस्कुराने के बाद। तुझसे मोहब्बत थी मुझे बेइंतहा, लेकिन अक्सर ये महसूस हुआ तेरे जाने के बाद। अब तक ढूंढ रही हूँ मैं अपने अंदर के उस शख्स को जो नज़र से खो गया है। नज़र आने के बाद, बड़ी मुश्किल से बनी हूँ टूट जाने के बाद, मैं आज भी रो देती हूँ मुस्कुराने के बाद। तुझसे मोहब्बत थी मुझे बेइंतहा, लेकिन अक्सर ये महसूस हुआ तेरे जाने के बाद। अब तक ढूंढ रही हूँ मैं अपने अंदर के उस शख्स को जो नज़र से खो गया है। नज़र आने के बाद, जाना प्लीज़ मान जा, सच में अगर आप टूट गई ना कभी नहीं जुड़ सकती। बोलते हुए उसकी आवाज़ रोद गई थी। अकीरा जो उसकी बात बहुत ही ध्यान सुन रही थी, उसकी शायरी में बोले गए एक एक शब्द उसका दिल का हाल बयां कर गया था। उसके अच्छा शब्द में उसका दर्द था जो वो ना जाने कब से अपने अंदर दबाए थी। अवनी नीचे बैठ उसे कस के गले लगा लेती है। अकीरा भी उसे कस के गले लगा। आई प्रॉमिस जाना कभी कुछ भी नहीं छिपाओगी पक्का। अवनी वैसे ही गले लगे। अब प्रॉमिस कर तू मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपाएगी, फिर चाहे बात कैसे भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डर किस बात का है। अवनी की बात पर अकीरा किसी छोटे बच्चे की तरह सर हिला देती और उसके गाल पर बेबी किस कर खुद ही शर्मा जाती है। अवनी उसकी बात और हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद अवनी अपने रूम से निकलते हुए कान का ईयरिंग ठीक कर रही थी तो उसकी नज़र सामने बिल्कुल भी नहीं थी। उसे एहसास ही नहीं था कोई सामने सा रहा है। वही काव्यांश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है। उसकी आंखें एक पल के लिए सख्त हो जाती है। वो कुछ बोलता। अवनी गुस्से से अपने सर पकड़ मसालते हुए, को अबे साले दिखता नहीं है क्या? अंधे का तारांकन 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 तारांकन। वो अपनी गलियों से काव्यांश का नामकरण करती पहले ही काव्यांश उसको मुंह पर उंगली रखते हुए उसे घूरकर, को शर्म नहीं आती? तुम्हें अच्छे खासे घर की लड़की हो, इस तरीके से गालियां देती हो? बोलते हुए इंटेंस नजरों से अवनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। उस ब्लैक कलर के सूट में रेड दुपट्टा था। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे को चूम रहे थे, तो हाथों में ब्लॉक कलर की चूड़ियां जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। काव्यांश उसे इंटेंस नजरों से स्कैन कर रहा था। अवनी चिढ़कर, ओ मिस्टर ऐसे क्या देख रहे हो? काव्यांश अपने बालों में हाथ फेर स्मारक के साथ, को तुम्हें। अवनी चिढ़कर, को आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? काव्यांश बहुत ही फ्लिटी अंदाज में, को आखिर तुम क्या दे सकती हो मुझे? अवनी उसे घूरकर देखती है। को फिर जहर दुगी कॉफी में मिलाकर बताओ लोगे? काव्यांश, को उफ मेरी जान, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथ से मैं जहर खाने में उफ तक नहीं करूँ। अवनी उसे उंगली दिखाते हुए, यो। अवनी को इस तरीके से चिढ़ते देख काव्यांश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही उसे नीचे से अकीरा की आवाज़ सुनाई देती है जो रो रही थी। अवनी घबरा कर नीचे भागती है। वही काव्यांश चिढ़कर, ये लड़की हमेशा मेरे और मेरी जान के बीच आती है, इसको तो मैं एक दिन ठिकाने ही लगा दूंगा। अकीरा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते को किसी चूहे की तरह कुतर रही थी, पर आव्यान के अचानक आने से एकदम से डर जाती है और तुरंत वहां से खड़ी होती कि वहां रखा दूध से भरा गिलास उसका हाथ से लगकर जमीन पर बिखर जाता है। आव्यान उसका हाथ पकड़, को तुम्हें खाना रोकने के लिए किसने कहा? तुमसे नाश्ता नहीं किया जाता है, शांति से। उसकी इतनी गहरी और डरावनी आवाज़ सुन अकीरा के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो अपनी आंखें कस के बंद कर बस अपने डर को कंट्रोल की चुपचाप खड़ी थी। उसका शरीर डर से कँप रहा था। पता नहीं क्यों वो जब भी आव्यान को देखती थी उसके शरीर में डर लहर दौड़ जाती थी जिससे उसके मुंह से एक शब्द तक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अवनी नीचे आकर अकीरा को खुद के पीछे कर अपनी छोटी आंखों में गुस्सा भर, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी वजह से मेरी स्वीटू को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बेहतर होगा जितना हो सके उतना उससे दूर हो। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम जब से आए हो मेरे स्वीटू जिंदगी में तब से मैंने उसे सिर्फ रोते हुए ही देखा है, और अब अगर तुम्हारी वजह से मेरी स्वीटी की आंख से एक आंसू और गिरा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसकी आवाज में गुस्सा था। आव्यान अपने सामने खड़ी छोटी सी चुहिया को देख रहा था जो डूबने के लिए तैयार थी, फिर भी उसके सामने फड़फड़ा रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो गई थी क्योंकि अकीरा ने कसकर अवनी का हाथ पकड़ा हुआ जिसे अब आव्यान बुरी तरह घुर रहा था। आव्यान अपने कोट के बटन लगाकर काव्यांश को देखते हुए, को तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी वाली की लगाम थोड़ी पकड़ के रखनी चाहिए? कहीं भी लगाम घोड़ी की तरह घुस जाती है। वो लगातार अवनी को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था।
फिर अकीरा का हाथ पकड़कर मैंने तुमसे कहा था ना, अंडस्को सिर्फ एक रात की बात है और अब वो मोहलत मैंने पूरी कर दी। अब इसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, किसी भी कीमत पर। उसकी आवाज़ जितनी ज्यादा डीप थी उतनी ही डरावनी थी, जैसे वो कोई हुक्म कर रहा हो। आव्यान अकीरा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे अकीरा की सांस ही अटक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वही अवनी लगातार अकीरा को देख रही थी, जैसे उसको कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। अकीरा एक लंबी सांस ले आव्यान के आगे खड़े होकर अवनी के दोनों हाथ पकड़ते हुए, अंडस्को यार अब तू ऐसे क्या देख रही है? हस्बैंड है मेरे और मुझे अब जाना पड़ेगा ना, तू इतना क्यों हाइपर हो रही है? अवनी अकीरा को शक भरी नजरों से देखते हुए, अंडस्को देख स्वीटो कुछ भी है तो तू मुझे अभी बता सकती है। अगर मुझे कुछ भी बात है तो तू मुझे बता सकती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यू नो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अकीरा अपनी नज़र चुराते हुए, अंडस्को तू ये सब क्या बोल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर अभी मुझे आव्यान की तरफ इशारा करते हुए, अंडस्को इनसे बात करनी है, बस 2 मिनट बोलकर आव्यान को खींचते हुए काव्यंश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है, जैसे कह रही हो प्लीज थोड़ी देर हैंडल कर ले। काव्यंश उसे देख हल्की सी पलके झपका देता है और अवनी का हाथ पकड़ लेता है। अवनी खुद का हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाकर, अंडस्को ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? वो लगातार चिल्ला रही थी। काव्यंश एक हाथ कान और रख, अंडस्को तुम क्या खाती हो यार? तुम्हारे गले में साउंड लगा है क्या जो इतना चिल्ला रही हो? जैसे मैंने तुम्हारा फर्स्ट टाइम ले लिया हो। बोलकर वो अवनी की कमर पकड़ खुद के काफी करीब कर लेता है। काव्यंश की ऐसी बात सुनकर तो जैसे अवनी की बोलती ही बंद हो गई थी। वो एकदम चुप हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था उसके गाल जल जाएगा। वो चुपचाप काव्यंश की बाहों में सर झुकाए खड़ी थी। वही काव्यंश अपनी बाहों में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरा पर हया की लाली बिखर गई थी, जिसे देख काव्यंश की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। वही बाहर गार्डन में आव्यान और अकीरा आमने सामने खड़े हुए थे। अकीरा की तो जैसे बोलती ही बंद थी, वो लगातार जमीन को घूर रही थी। वही आव्यान अपने पेशेंस को कंट्रोल में लिए लगातार अकीरा को देख रहा था। ठंडी हवा में उड़ते बाल जो बार बार उसके कश्मीर सेब की तरह गाल को चूम रहे थे, वो लगातार अपनी उंगलियों को आपस उलझा रही थी। उसके दांत लगातार उसके नीचे वाले होंठ को काट रहे थे, जैसे वो अपने आप को कुछ बोलने के लिए तैयार कर रही हो। आव्यान जो अपनी सर्प आंखों से उसे घूर रहा था, वो बिना कुछ कहे उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा नीचे देखते हुए ही अपने कदम पीछे लेने लगती है। आव्यान को पीछा जाता देख अपने होंठ को हल्का टेढ़ा मुस्कुराता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी काफी कातिल लग रही थी। आव्यान को खुद के इतना नजदीक महसूस कर अकीरा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी टाइट बंद करी थी, उसके बड़े नाखून उसके हथेली में घुस रहे थे। वही आव्यान को उसकी ये हालत बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके चेहरे के बिल्कुल अपने चेहरे के नजदीक ले जाते हैं हुए उसके बालों को उड़ाकर डीप वॉइस में, अंडस्को कुछ कहना था तुम्हें, या फिर यहाँ सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए लाए हो? अकीरा होठ को वाइट करती है, जैसे अपनी आवाज को निकालने की कोशिश कर रही हो। फिर मुश्किल से, अंडस्को मुंह झे आ पसे कु छ बात का रनी थी। आव्यान डीप वॉइस में, अंडस्को हम बोलो। अकीरा हकलाते हुए, अंडस्को मैं बोल रही कि मैं बोल रही थी कि। आव्यान गहरी वॉइस में, अंडस्को मैं क्या लगा रखा है, बकरी हो क्या? बोलना नहीं आता है तुम्हें? छोटी बच्ची हो जो तुम्हें चीज समझानी पड़ेगी। अकीरा अपनी आंखें कस के बंद करके तेज आवाज में, अंडस्को दी की शादी है, उसे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। शादी होने के बाद आप अपने साथ ले जाना, पर प्लीज अभी मुझे यहाँ पर रहने दे, बस 1 हफ्ते की बात है, फिर आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसे ही करोगी। वो एक ही सांस में सब बोल जाती है। फिर धीरे से अपनी एक आंख खोल अव्यान के चेहरे को देखती है, जो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। अकीरा को अपनी रीढ़ की हड्डी गलती हुई महसूस हो रही थी। वो वापस अपना सा नीचे झुका मिनाते हुए, अंडस्को बोल भी कुछ। आव्यान गहरी आवाज में, अंडस्को तुम चाहती हो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के और मोहलत दूं? मजाक है क्या? क्या गारंटी है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी? क्या गारंटी है कि तुम वापस से कुछ और नहीं करोगी? वो उसकी बात पर उसे घूरता है। अकीरा बहुत ही मासूम आवाज में, अंडस्को मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता अगर मैं कुछ भी करूँगी तो आप सीधा मेरे घर वालों को टारगेट करेंगे और उन्हें टॉर्चर करेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए, फिर आप जो कहेंगे वैसा करूँगी। आव्यान डीप वॉइस में, अंडस्को सोच लो कहीं मैं कुछ ऐसा ना मान लूँ जो तुम्हारे उसूलों के खिलाफ हो।
अवनी बड़ी आंखों से आव्यान को देखने लगती है। अगले ही पल आव्यान उसके जबड़े को कस के पकड़ डरावनी आवाज में, अंडस्को क्या हुआ मिस जिंदल, क्या तुम्हें डर लग रहा है? एकिरा अपने आप को छुड़ाते हुए, अंडस्को ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़े, दर्द हो रहा है मुझे। आव्यान उसके निचले होंठ को अपने होंठ में ले कस के बाइट करते हुए, अंडस्को और जो 6 महीने से दर्द मैंने झेला है उसका हिसाब कब होगा? अकीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी खूबसूरत ग्रीन आंखों में किसी समुद्र जैसा पानी भर जाता है। वो भीगी हुई आंखों से आव्यान को देख रही थी। आव्यान भी उसकी आंखों में झांक रहा था। उसकी भीगी पलकें देख अजीब सा लग रहा था। वो उसे तुरंत छोड़ उसकी तरफ पीट करके खड़ा होकर, अंडस्को सिर्फ 1 हफ्ता, और इस 1 हफ्ते में भी मेरे कुछ शर्तें होगी जो तुम्हें माननी होगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे या मेरी रेपुटेशन पर उंगलियां उठे, और इस 1 हफ्ते के अंदर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कुछ मोहलत दी है, और ये हफ्ते में तुम्हारी जिंदगी से इस तरीके से गायब करूंगा कि तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। आव्यान की आवाज जितनी ज्यादा गहरी थी उतनी ही ज्यादा डरावनी थी, और आव्यान की बातें अकीरा पर एक गहरा असर कर गई थी। ठंडा मौसम की तेज हवाएं जो अकीरा के गालों को चूम कर जा रही थी, अकीरा को वहां का माहौल डरावना सा लग रहा था। तभी एक बहुत ही खुशमिजाज आवाज उसके कानों में पड़ती है, अंडस्को, जहां सस्कर खुशी से आव्यान के गले लगते हुए, अंडस्को, मुझे तो लगा था तेरे से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पर ये जनाब तो यहीं पर है। क्या बात है, क्या चल रहा है? फिर अकीरा को देख, अंडस्को, क्या मैंने तुम दोनों जो इल्लू इल्लू कर रहे थे उस पर डिस्टर्बेंस कर दिया क्या? आव्यान खतरनाक नजरों से संस्कार को घूरने लगता है। वही संस्कार अपने मोती जैसे दांत चमका देता है। प्यार से अकीरा को देख, अंडस्को, वो मैं मिस्टी को शॉपिंग के लिए लेकर जाने वाला था, तो सभी जा रहे हैं, क्या तुम भी हम ज्वाइन करना पसंद करोगी? अकीरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, अंडस्को, जी जी मैं भी चलती हूँ, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। संस्कार अकीरा से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे इतना तो पता था अकीरा कभी भी किसी भी लड़के के क्लोज नहीं जाती, फिर भले ही वो कितना भी अच्छे से उस लड़के को क्यों ना जानती हो, कोई उसे किसी भी लड़के का टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और ये संस्कार ने खुद अपनी आंखों से देखा था। एक बार जब किसी लड़के ने गलती अकीरा का हाथ छू लिया था, तब वो कितने घंटे बाथरूम अपने हाथों को रगड़कर लाल कर लिया था। वही अकीरा वहां से इतनी जल्दी में भागती है, जैसे अभी वो नहीं गई तो आव्यान उसे जिंदा ही निगल जाएगा। कुछ देर बाद अवनी एक्साइटमेंट के साथ, अंडस्को, फाइनली आज हम शादी की शॉपिंग करेंगे, बोलते हुए उसकी नज़र संस्कार पर जाती है, जो सबको इग्नोर कर मिस्टी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ चुका था। अवनी छोटा सा मुंह बनाकर अकीरा को देखती है कि काव्यांश उसके गले में हाथ डाल, अंडस्को, क्या हुआ जान? मैं हूं ना तुम्हारा, तुम्हारे सारे शॉपिंग बैग्स उठाने के लिए कब से रेडी खड़ा हूं, बस एक बार तुम हाँ तो बोल दो। अवनी उसका हाथ अपने कंधे से झटका, अंडस्को, यू ब्लेडी प्राइवेट, दूर रहो मुझसे, अब अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे? वो अपने बाल जातक आगे की तरफ बढ़ जाती है। काव्यांश मुस्कुराते हुए जाती हुई अवनी को देख रहा था। अकीरा उसके सामने खड़े हो, अंडस्को, ओ हेलो मिस्टर मजनू, तुम्हारी लैला जा चुकी है, अब हम भी चलना चाहिए। काव्यांश लाइट स्माइल करते हुए अकीरा के साथ कदम बढ़ाकर, अंडस्को, वैसे यार कुछ भी कहर तुम्हारी जाना ना बहुत हॉट है, तुम्हें पता, उसे देखने के बाद कुछ और देखने का मन तक नहीं करता, बल्कि उसे बस अपने बहुत करीब रखने का दिल करता है। वही अकीरा मुंह खोले उसे देख रही थी। अखिल, कोई लड़का किसी लड़की के सामने ऐसे कैसे बोल सकता था? अकीरा को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ रही थी। काव्यांश उसके आगे खड़े हो, अंडस्को, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अकीरा बिना उसे देखे, अंडस्को, आपको शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी, किसी लड़की के सामने उल्टी सीधे बात करते हुए? मुझसे ऐसी बातें ना करे, समझे? काव्यांश मुस्कुराते हुए, अंडस्को, वैसे मेरी इकलौती साली हो मेरी, वो भी बिल्कुल रैबिट की तरह, तो तुमसे कैसी शर्म? अकीरा घूरकर उसे देखती है और अपने हाथ का छोटा सा मुक्का बना उसके चेहरे के आगे करते हुए, अंडस्को, ज्यादा ना बोले आप, वरना मुंह तोड़ दूंगी, समझे? और जाना को खुद हैंडल कर लूंगी, आप अपना सोच ले। और मुझे पता है ये आपकी जो बॉडी है कोई बॉडी नहीं है, खाली प्रोटीन का कमाल है, हवा भरी है इसमें, बेहतर होगा अपना मुंह बंद करे। बोल बिना उसे देख अवनी के पीछे चली जाती है। मॉल में सभी लोग अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। संस्कार मिष्टी को ब्राइडल ड्रेस ट्राई करवा रहा था। अवनी न जाने कितनी ड्रेस खरीद चुकी थी। वहीं अकीरा तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। उसके लिए शॉपिंग करना एक ऐसा काम था जैसे उसे किसी जग पर भेज दिया हो, वो मजबूरन में बस वहां बैठी हुई थी। वही अवनी बार बार अकीरा को अलग अलग ड्रेस पहनकर देख रही थी ताकि उसको पसंद आए, पर अकीरा तो जैसा ठान ही लिया था कि वो आज कोई भी ड्रेस लेने नहीं देगी, वो हर दूसरी ड्रेस को रिजेक्ट कर रही थी।
अवनी अपने हाथ पट मेरी माँ तू मुझे बता अब कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। अकीरा एक ड्रेस उठाकर उसकी तरफ बढ़ाकर अंडस्को तू ये ट्राई कर तब तक मैं आती हूँ बोलकर चली जाती है। अवनी मुस्कुराते हुए ट्रायल रूम में घुस जाती है। उसने अपना टॉप निकाल दिया था। वो ब्लाउज की डोरी बांधने की बार बार कोशिश कर रही थी जो उसे नहीं हो रहा था। वो इरिटेटिंग वॉइस में अंडस्को क्या ये नॉर्मल नहीं हो सकता वापस बनने की कोशिश करती है। तभी उसे ठंडी उंगलियां महसूस होती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हो। वो पीछे पलटकर देखती है जहां काव्यांश उसकी डोरी बांध रहा था। अवनी डरी हुई आवाज में अंडस्को तू म कब आए ये। काव्यांश उसके चेहरे पर गहरी सांस छोड़ते हुए अंडस्को मुझे नहीं पता था तुम इतनी हॉट हो। इन लॉज कपड़ों में तो तुम्हारा फिगर दिखता ही नहीं पर नाउ मेरी नजरों में तुमसे ज्यादा हॉट लड़की कोई नहीं है बोलकर उसकी चेस्ट को घूर रहा था जो उसके टाइट ब्लाउज में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अवनी अपने दोनों हाथों से चेस्ट को कवर करते हुए अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह आने की निकलो इसे वार्न। काव्यांश उसको इंटेंस नजरों से देखते हुए अंडस्को वारना क्या कर लोगी और जिसे तुम छिपा रही हो वो मैं देख चुका हूँ बस फिल करना बाकी है। वो बहुत ही बेशर्मी से बोल रहा था जिसे सुन अवनी को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। काव्यांश अवनी की पतली कमर में हाथ डाल करीब कर लेता है। उसके हाथ धीरे धीरे की नाभि से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। अवनी की सांस भारी हो गई थी पर वो काव्यांश को बिल्कुल भी दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि उसे काव्यांश का टच करना अच्छा लग रहा था। उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ते हुए महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस भरते हुए काव्यांश की बाहों में खड़ी थी। काव्यांश धीरे धीरे अवनी के चेस्ट को प्रेस करते हुए सेडेक्टिव वॉइस में अंडस्को इट्स टू मच सॉफ्ट जस्ट लाइक माई स्ट्रेस बॉल बोलते हुए अपनी गहरी सांस अवनी के गले में छोड़ने लगता है और उसकी गर्दन पर डीप किस करने लगता है जैसे महसूस कर अवनी की पकड़ काव्यांश की टी शर्ट पर मजबूत हो गई थी। काव्यांश उसके एक्शन पर अपने होठों को हल्का मोड़ मुस्कुराने लगता है। तभी गेट नॉक होने से आवाज से अवनी होश में आती तब उसे समझ आता है वो क्या कर रही थी। वो काव्यांश के चेहरे पर जोरदार चाटा जड़ देती फिर उसके कॉलर को पकड़ खींच अंडस्को तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहो फिर क्यों मेरे आ रहे हो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। काव्यांश हैरानी और गुस्से से अवनी को घूर रहा था क्योंकि खाली उसकी गलती नहीं थी उसकी नसें उभर गई थी और उसकी नसें मोटी होकर दिखने लगी थी जिससे वो अपने डेसिंग फेस में आज काफी डेंजरस लग रहा था। वही अब वहां का माहौल थोड़ा अलग हो गया था। अवनी को काव्यांश के ओरे से काफी अजीब वाइब आ रही थी। उसने कभी भी काव्यांश को इतने गुस्से में नहीं देखा था जिससे अब उसकी गहरी नजर अवनी को खुद और गहरी होती महसूस हो रही थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। काव्यांश गुस्से में अवनी के बाल पकड़ खींचते हुए अंडस्को तुमने मुझे समझ क्या रखा है जस्ट लाइक योर ब्लडी पेपर। तुम्हें क्या लगता है मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे घुमाता हूँ तो जो तुम्हारे मन में आएगा वो करेगी। प्यार करता हूँ तुमसे एक पागलपन की हद तक लेकिन तुमने मुझे तो अपना पालतू कुत्ता समझ लिया है इसी वजह से ऐसी बातें कर रही हो है ना। वो लगभग उस पर दहाड़ रहा था। अवनी काव्यांश के अचानक इतना तेज चिल्लाने से डर गई थी और डर के वहां की वॉल से चिपक चुकी थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। काव्यांश उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। वो गुस्से में पकड़ और मजबूत करते हुए अंडस्को कहा था ना मैंने प्यार करता हूँ तुमसे पहली नज़र से मुझे तुम पसंद हो पर नहीं तुम्हें तो हमेशा वही करना है जो मुझे ना पसंद हो। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है तुम आज नहीं तो कल मान जाओगे पर नहीं तुमने ही मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। और अभी सिर्फ तुम्हें टच किया है तो तुम्हारा ये हाल है। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के सपने नहीं देखता। तुम्हें अभी मेरे नेक इरादों की खबर नहीं है। जिस दिन तुम्हें मेरे खूबसूरत सपनों के बारे में पता चल गया ना उस दिन मुझसे नजर तक ना मिला पाओगी। अवनी रोती हुई आवाज में अंडस्को आ दर्द हो रहा है छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। उसकी आंखों से आंसू बहाना शुरू हो गए थे। काव्यांश उसके चेहरे को एकदम से छोड़ देता है और फिर अपने दोनों हाथ बाल में फिराते हुए अंडस्को देखो तुम्हें मेरी असलियत नहीं पता तभी तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो। जिस दिन मेरी असलियत पता चल गई ना उस दिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। जैसा मैं कहूँगा तुम भी वैसे ही मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे तो बेहतर होगा अभी से मेरी बातें मानने लग जाओ वरना कहीं मेरा दिमाग का मीटर घूम गया तो कहीं तुम्हारी दी के साथ तुम्हारी भी अब डोली न उठवा लूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी विदाई ना करवाऊं तो बेहतर होगा जैसा चल रहा है चलने दो और मुझे इग्नोर करना बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर पहले वाला काव्यांश तुम्हारे सामने हो तो अब तक तुम मेरी बाहों में होती फिर चाहे प्यार से या जबरदस्ती से और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। मुझे मेरी लिमिट क्रॉस करने से सुनाई दे रहा है तुम्हें।
अवनी जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। काव्यांश उसके चेहरे को सहलाते हुए, अंडस्को बड्स जान। अवनी जल्दी से, अंडस्को हाँ मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। काव्यांश उसे देख लाइट स्माइल करते हुए, अंडस्को जस्ट लाइक माई गर्ल, ऐसी मेरी बात मानना करो बोलते हुए उसके होठों पर पिक करके वहां से चला जाता है। अवनी मुंह खोले वहां खड़ी बस डोर की तरफ देख रही थी जहां से अभी भी एक आंधी निकल कर गई थी। अवनी खुद को मिरर में देखते हुए इसे क्या हुआ था अभी। अकीरा जो वॉशरूम से हाथ धोकर बाहर निकली थी कि उसे थोड़ा अजीब लगता है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। अकीरा जल्दी से इधर उधर देख आगे की तरफ कदम बढ़ाती एक आदमी उसके सामने खड़े हो जाता है। अकीरा की आंखों में डर भर जाता है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि डर से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वही वॉशरूम के बाहर अकीरा जो वॉशरूम से हाथ धोकर बाहर निकली थी कि उसे थोड़ा अजीब लगता है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। अकीरा जल्दी से इधर उधर देख आगे की तरफ कदम बढ़ाती एक आदमी उसके सामने खड़े हो जाता है। अकीरा की आंखों में डर भर जाता है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि डर से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वही उस शख्स के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए, अंडस्को जान तो यहाँ हो, मुझे तो लगा उस रात हम सबकी प्यास बुझाने के बाद तो तुम मर चुकी होगी। दूसरा आदमी उसके पीछे से जाकर अकीरा के दूसरे साइड खड़े होते हुए होठों पर मक्कारी लिए, अंडस्को कुछ भी कहो यार पर वो रात इतनी हसीन थी कि आज तक इतनी लड़कियों को अपने बिस्तर पर लेकर गया। वो मजा वो सुकून जो आज तक नहीं मिला पर कोई बात नहीं, उस दिन हमारे कुछ काम बाकी रह गए थे उस हीरो की वजह से, पर आज मौका भी है और दस्तूर भी। वो एक घिन भरी मुस्कुराहट मुस्कुराया था। वो आदमी अकीरा के कंधे पर छू पाता उससे पहले ही वो दूसरे साइड हो जाती। फिर डरी हुई आवाज में, अंडस्को तुम लो ग जाने दो मुंह झेप ली जा। दूसरे इंसान उसका हाथ पकड़ कमर पर रख, अंडस्को आज शाम भी है और सबाब भी, क्यों न जो काम उस रात अधूरा रह गया था आज पूरा कर दे। जितनी खूबसूरत 6 महीने पहले थी आज उससे भी ज्यादा लग रही है। यह सबके प्यार का असर है। अकीरा कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका शरीर डर से कँप रहे थे। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका। दूसरा आदमी उसे छू पाता कि तभी कोई उसके हाथ में बहुत तेज मारता है जिससे उस आदमी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अकीरा को छोड़ अपने सामने खड़े शख्स को घूर, अंडस्को अबे ओ तुझे क्या जरूरत से ज्यादा हीरोपंती चढ़ रही है जो अपनी नाक हमारे बीच में घुसा रहा है। वो शख्स अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए, अंडस्को क्यों भी डर गया क्या अपने सामने अपने से ज्यादा हैंडसम हॉट सेक्सी बंदा देखकर उस शख्स के चेहरे पर स्मर्क था। वही वो गुंडा इस शख्स को देख, अंडस्को क्यों बे लड़की देखकर तेरी हरियाली जेदा निकल रही है या ये खूबसूरत बला देख तेरा भी कंट्रोल छूट गया। वो शख्स गुस्से से अपनी गार्डन स्ट्रेच करते हुए, अंडस्को देख बेटा जब बेटा बड़ा हो जाए तब उससे जब कंट्रोल न हो तो शादी कर लेनी चाहिए और न हो तो अपने हिसाब की लड़की सेट कर लेनी चाहिए, पर तुझे देखकर तो लगता है तेरे बस का कुछ नहीं। वो गुंडा गुस्से से भर जाता है और उसकी ट्रैफेच कदम बढ़ाते हुए, अंडस्को क्यों बे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि सारे मजे अकेले ले सके। कुछ भी बोल, ये बात तो हम भी बोल सकते हैं, लड़की नहीं पूरी की पूरी हेवन। उसकी आवाज उसके गले में अटक चुकी थी क्योंकि काव्यांश ने उसके मुंह पर अपने 2.5 किलो का पंच मारा था जिससे उस आदमी का जबड़ा पूरा हिल चुका था। उस गुंडे के मुंह से तुरंत खून निकलने लगा था और उसके दांत टूटकर बाहर निकल गया था। काव्यांश उस आदमी का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाकर, अंडस्को क्यों बे जब तेरी गा तारानकन 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 इतना दम है तो मेरा मुकाबला कर, बोल। उसका हाथ पकड़ मरोड़ देता है। उसकी पकड़ इतनी थी हड्डी टूटने की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। वही अब काव्यांश को इतने गुस्से में देख दूसरे आदमी की हालत खराब हो गई थी। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाता कि काव्यांश वहां रखा वास उठा उसके सर पर दे मारता है जिसकी वजह से वो इंसान अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर से खून निकल रहा था। वो आदमी काव्यांश को मारने के लिए अपना पैर हवा में उठा उसे मार पाता कि काव्यांश उसकी टांग पकड़ मोड़कर जमीन पर गिरा देता और उसे पलट पीठ से लगा देता है जिससे उस आदमी की दर्द भरी चीख पूरे जगह उसकी भयंकर चीख गूंज जाती है। काव्यांश ने बिना रुके दोनों को बहुत बुरा मारा था पर उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे अभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, पर अब तक उन दोनों आदमियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। काव्यांश ने उन दोनों को बस जान ही नहीं ली थी पर उनकी हालत जिंदा इंसान से भी बुरी हो गई थी। वो दोनों अब जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं थी।
अकीरा मुंह खोले काव्यांश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही इंसान है जिसे अवनी ने न जाने कितना बुरा भला कहा, न जाने कितनी बेइज्जती की, कितनी बार ठुकराया, पर काव्यांश हर बार उसे वैसे ही प्यार से देखता और हमेशा उसकी आंखों में अवनी के लिए प्यार देखा था, कभी गुस्सा नहीं। उसे आज काव्यांश से थोड़ा डर भी लग रहा था। काव्यांश अकीरा के पास आ उसके हाथ पकड़ गुस्से से, अंडस्को तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने की जरूरत है। वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। बिरला हाउस, रात का वक्त। अवनी अपने कमरे में बहुत ही नर्वस होकर टहल रही थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी कि तभी उसके फोन में मैसेज की भीख बजती है, जिसे देखकर उसके चेहरे की हवाएं उठ जाती हैं। वो फोन को वापस बेड पर पटकते हुए चिढ़कर, अंडस्को कभी नहीं, ये अवनी बिरला कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मिस्टर कॉकरोच मैं भी दिखती तुम क्या करते हो, बोलकर सीधा बाथरूम में घुस जाती है। काव्यांश गुस्से में, अंडस्को ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे पता है तुम अंदर ही छुपी हुई हो, सीधे मेरे सामने आओ वरना। वो उसके दरवाजे पर नॉक करता है पर उसके रूम से कोई भी आवाज नहीं आती और काफी काव्यांश आसपास देखा है जहां कोई नहीं था इस वक्त। रूम खोलते हुए, अंडस्को इसके जिम्मेदार तुम खुद होगी जान। वो अंदर जा आसपास देखता है जहां उसे अवनी कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अंडस्को माए जान अकेले अकेले बात को लेता है। अपनी शर्ट के बटन खोल उसे बैग पर फेंक बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा देता है और वहां दरवाजा खोल अंदर घुस जाता है और अंदर का नजारा देख उसकी सांस उसके गले में ही रुक जाती है। वह सामने एक खूबसूरत नजारे को देख रहा था जो किसी हेवन कम नहीं था। अपनी शर्ट के बटन खोल उसे बैग पर फेंक बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा देता है और वहां दरवाजा खोल अंदर घुस जाता है और अंदर का नजारा देख उसकी सांस उसके गले में ही रुक जाती है। वह सामने एक खूबसूरत नजारे को देख रहा था जो किसी हेवन कम नहीं था। काव्यांश उस खूबसूरत नजारे को देखते हुए, अंडस्को यू लुक लाइक माई हेवन, आई कांट कंट्रोल, जान ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, उफ। उसकी सांस गहरी होती जा रही थी। काव्यांश अपने गले पर बहुत ही सेडिक्टिव वे में हाथ से सेलाते हुए बाथरूम के अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वही मिष्टी ब्लैक कलर की इनर वेयर में खड़ी थी। उसके गले पर गहरी लव बाइट का निशान थे जो आज काव्यांश खुद उसे दिए थे। अवनी लव बाइट को घूरते हुए, अंडस्को तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मिस्टर कॉकरोच, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी और देखना इतनी तेज बाइट करूंगी तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा। वो गुस्से से शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है। शावर का ठंडा पानी उसके स्लिम फिगर को भीगा रहा था। पानी की मोती जैसी छोटी बूंदें उसकी पतली कमर से होते हुए नीचे कहीं गुम हो रही थी। वही काव्यांश अपने होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट लिए अवनी की तरफ कदम बढ़ा देता है। अवनी का फेस वॉल की तरफ था जिससे उसे पता ही नहीं था कि उसके अलावा भी कोई बाथरूम में मौजूद है और अपनी इंटेंस से भी ज्यादा गहरी नजरों से उसे देख रहा है। काव्यांश धीरे से अवनी के बैली में उंगली रख हल्का सा प्रेस करता है। वही अचानक से हुए हरकत पर फेल तो अवनी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। वो डर से एकदम से अपनी सांस रोक लेती है। वो अपना सिलाइवा निगल स्लो मोशन में पीछे की तरफ सर घुमती। उससे पहले ही काव्यांश अपनी पकड़ उसकी नगीन जैसी स्लिम कमर पर मजबूत कर उसे खुद से सटाते हुए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में, अंडस्को जान तुम मुझे कुछ देना चाहती थी तो चलो मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, मैं तुम्हारे इस खिताब को अपने नाम करने के लिए बेसब्रो हो रहा हूँ। बोलते हैं वो धीरे से अवनी के भीगे बालों को उसके गर्दन के आगे कर देता है। अवनी जो अभी अपनी ब्लैक कलर के ब्रा और पेटी में थे उसके बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी ब्रा की स्टेप्स नहीं थी। इसका फायदा उठाकर काव्यांश धीरे धीरे उसे गार्डन से अपने होंठ चलाते हुए नीचे की तरफ ले जा रहा था। अवनी जो अब तक पूरी लाल हो चुकी थी, ये बताना पॉसिबल नहीं है कि वो गुस्से से लाल थी या शर्म से। वो पलटकर उसे कुछ बोलती। काव्यांश मदहोश भरी नजर से अवनी को देखते हुए उसे वॉल से लगा देता है और उसके हाथ पर पकड़ मजबूत कर धीरे से उसके भीगे होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और धीरे धीरे उसके होठों पर मोती जैसे चमकती हुई पानी की बूंदों को पीने लगता है। वही अवनी अभी भी काफी हैरान थी। वो काव्यांश को खुद के इतने नजदीक और इस पोजीशन में देखकर वह काफी हैरान थी। उसे लग रहा वो कोई सपना देख रही है। वो खुद को नींद से जगाने के लिए अपने होठों पर कसकर बाइट करती है क्योंकि काव्यांश ने उसका एक हाथ कमर पर लगाया हुआ था, दूसरा हाथ वॉल पर। अवनी खुद को होश में लाने के लिए अपने होठों पर कस के बाइट करती है पर उसे दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि उसके होंठ काव्यांश के होठों से जुड़े हुए थे और उसके बाइट करने की वजह से काव्यांश के होंठ पर काफी गहरा कट लग गया था जिससे उसके होंठ से खून बहने लगता है। काव्यांश तुरंत उसके होंठ से दूर होकर उसे घूरते हुए, अंडस्को तुम जंगली बिल्ली, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा कौन बाइट करता है। काव्यांश के अचानक से चिल्लाने से अवनी होश में आती है और काव्यांश को हकीकत में खुद के इतने ज्यादा करीब देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
वो उस पर चिल्लाते हुए, अंडस्को तुम ब्लडी प्रिवेट, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे एक लड़की के बाथरूम में घुसने में, निकलो यहाँ से। वो इस पर चिल्ला रही थी पर उसे इस बात का एहसास नहीं थी कि अभी दोनों की कंडीशन कैसी है। वो उसे धक्का दे रही थी जिससे उसके छोटे हाथ बार बार काव्यांश के चौड़े चेस्ट को छू रहे थे, पर अवनी के बार बार धक्का देने के बाद भी काव्यांश अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था, जिससे अवनी को और गुस्सा आ रहा था। काव्यांश एक झटके में अवनी की कमर पर हाथ रख उसे खुद की तरफ खींच खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और मधोसी के आलम में उसे देखने लगता है। अचानक खींचने से अवनी खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा उसकी भारी चेस्ट से टकरा जाती है। उसके दोनों हाथ काव्यांश के चेस्ट पर थे। वही काव्यांश जो अवनी के मजे लेने आया था, अब उसे अवनी को इस हाल में देख खुद की हालत खराब होती महसूस हो रही थी। अवनी के छोटे हाथों काव्यांश के चौड़े छाती में थे, जिसे महसूस कर उसकी नज़र और भी ज्यादा इंटेंशन होती जा रही थी। अवनी को क्या ख्याल आता है, वो धीरे धीरे काव्यांश की चेस्ट को प्रेस करने लगती है। काव्यांश मदहोश भरी आवाज में, अंडस्को जान, तुम आग से खेल रही हो, अगर तुमने खुद को नहीं रोको तो हो सकता है तुम्हें बाद में पछताना पड़े। उसकी सांस गहरी थी जो उस पानी की आवाज में दब रही थी। उसने अवनी की कमर में पकड़ मजबूत की थी और उसे खुद से काफी चिपका लिया था, जिससे दोनों को एक दूसरे को बॉडी महसूस हो रही थी। सांस लेने से दोनों की चेस्ट आपस में टकरा रही थी, जिससे काव्यांश को खुद से कंट्रोल छूटता हुआ महसूस हो रहा था। वही अवनी को अब रियलाइज हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो उसे दूर होना चाहती थी पर काव्यांश को पकड़ से निकलना मुमकिन नहीं था। अवनी डरी हुई नजरों से काव्यांश को देख, अंडस्को प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सही नहीं है। काव्यांश उसकी बात इग्नोर कर उसके बट पर हाथ रख हल्का लिफ्ट करते हुए, अंडस्को जान, बस कुछ मिनट, जो आग तुमने लगाई है उसे मिटा तो दो पहले, बोलकर एक पैर को उठा अपनी कमर पर लपेट लेता है। वही अवनी डरी हुई नजरों से काव्यांश को देख रही थी, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस वक्त वह दोनों हाफ नेक की पोजीशन में थे और जो उनकी पोजीशन थी उसे अवनी काफी कुछ महसूस हो रहा था। वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी जहाँ काव्यांश की नज़र उस तक ना पड़े। वही काव्यांश धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कमर पर चलाते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जिससे अवनी भी अब मदहोश भारी सांसें ले रही थी। मिष्टी का रूम। मिष्टी आपके फोन पर चिल्लाते हुए, अंडस्को अगर तू मेरी शादी में नहीं आया तो सोच लेना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिसे तुम प्यार से बच्चा बच्चा करते हो उसके पास जाकर बोलूंगी तुम्हारे हजारों अफेयर थे और तुम कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हो, ताकि वो तुम्हारे पास आना तो दूर तुम्हें देखेगी भी नहीं। मिष्टी उसे धमकी देते हुए बोल रही थी। ऑन कॉल, अंडस्को तुम तो इस बोल रही हो डेसे में नहीं आया तो तुम शादी नहीं करेगी। मिष्टी मुस्कुराते हुए, अंडस्को में तो कर लूंगी पर तुम्हें जिंदगी भर का वर्जन टैग लेकर घूमना पड़े तो मुझे मत बोलना। दूसरी तरफ से, अंडस्को तुम पागल लड़की, तुम्हें पता है ना मैं इतना कुछ सिर्फ अपने बच्चा के लिए कर रहा हूँ और मेरे वापस आने पर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सबसे पहले तेरा मर्डर करूंगा। तो सुन भी रही है? मिष्टी उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए, अंडस्को प्लीज तू पहले आ तो सही, तभी तो कुछ कर पाएगा। ऑन कॉल, अंडस्को ऐसे बोल रही है अगर मैं नहीं आया तो तू शादी ही नहीं करेगी। वो उस पर भड़का था। मिष्टी चिढ़कर, अंडस्को अगर तू नहीं आए ना तो आई स्वेर जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया है ना मैं उसे ही जाकर बोलूंगी, और तुझे पता है मैं धमकी नहीं देती और जो बोलती हूँ उसे पूरा करने में पीछे नहीं हटती। वो लड़का कुछ बोलता है उससे पहले ही मिष्टी फोन कट कर देती है। फिर गहरी मुस्कुराहट लिए, अंडस्को ओ माय गुडनेस, अकीरा के प्लान्स हमेशा काम करते हैं तो ये कैसे नहीं होता, अब वो मेरी शादी में जरूर आएगा। कि तभी उसका फोन दोबारा बजता है। मिष्टी फोन उठाकर अपनी फेस के सामने रखते हुए, अंडस्को तुम इस टाइम वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? दूसरी तरफ से संस्कार जो मिष्टी के फोन उठाने से उसे देखता पर उसकी नज़र धीरे धीरे उसके चेहरे से होकर उसके केलेवज पर आकर अटक चुकी थी, वो बेसर्मी से उसके दिख रहे सीने को घूर रहा था। मिष्टी, अंडस्को हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए तुम, सुनाई नहीं दे रही क्या मेरी आवाज़? बोलते बोलते उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। वो संस्कार की नज़रों का पीछा करती है जो अभी भी वैसे ही उसे देख रहा था। मिष्टी हड़बड़ाकर अपने चेस्ट पर हाथ रख, अंडस्को तुम बहुत ही बेशर्म घटिया इंसान हो, तुम ऐसे कैसे मुझे देख सकते हो? मिष्टी ने इस वक्त एक हॉट से नाइटी पहनी थी जिसमें उसका गला काफ़ी डीप था, जिसकी वजह से उसकी क्लेवेज साफ विजिबल हो रही थी। वो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की को घूरते हुए? संस्कार बहुत ही बेशर्मी से, अंडस्को अपनी ही चीज को देखने में कैसी शर्म, वैसे भी तुम जो चीज छिपा रही हो उसे देखने का मेरा पूरा हक है जिसे तुम मुझसे छीन नहीं सकती।
मिष्टी अपनी आंखें फाड़े संस्कार को देख रही थी। ये आदमी आखिर ऐसे कैसे बोल सकता कि वो चीज़ उसकी है। उसे अपने शरीर में सरसरी सी महसूस हो रही थी। मिष्टी अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए, अंडस्को तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, देखो मैं तुम्हें। संस्कार उसके बाद बीच में काटते हुए, अंडस्को देख नहीं तो चाहता हूँ जान, पर तुम कुछ देखने तो दो, उसने बहुत ही बेशर्मी से कहा था। मिष्टी उसकी बात पर पूरी तरह चिढ़ जाती है। वो घूरकर संस्कार को देखती है, पर संस्कार कहाँ चुप होने वाला था, वो तो था ही एक नौका बेशर्म। संस्कार बहुत ही बेशर्मी के साथ, अंडस्को तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। मैं भी तुम्हें ऐसी सजा दूंगा बेबी कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे, मेरी ही सबसे पसंदीदा चीज को छुपाकर। इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। मैं तुम्हारी बॉडी पर एक ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा जहां मैं अपनी निशानी ना छोड़ी हो। बोलते हुए उसकी आंखों में शरारत और बेशर्मो दोनों साफ दिख रही थी। वही मिष्टी अपनी आंखें फाड़े संस्कार को देख रही थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी नाम में ही सिर्फ संस्कार था और उसकी हरकतें बिल्कुल संस्कार वाली नहीं थी। मिष्टी गुस्से से फोन कट करने वाली थी। संस्कार अपनी डिप वॉइस में, अंडस्को तुमने जब ये गुस्ताखी कर ही दी है ना, इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बस 3 दिन, उसके बाद तुम खुद ही बेड से नहीं उठ पाओगी। मिष्टी अपना सलाइवा निगलते हुए संस्कार को देख रही थी। वही संस्कार आंखों में शरारत लिए एविल तरीके से मुस्कुराते हुए आई ब्लिंक कर फोन कट कर देता है। वही मिष्टी अभी भी सदमे में खड़ी थी, फिर सीधा बेड पर गिरते हुए अपना लाल हो चुका चेहरा पिलो में घुसा लेती है। उसे अपना चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज मिष्टी की हल्दी थी। पूरे घर को येलो और व्हाइट कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया गया था और सभी ने आज येलो और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस पहनी थी। मिष्टी येलो कलर की सरारा और क्रॉप टॉप में एक जगह बैठे हुई थी। उसने फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वही जस्ट उसके सामने बैठा संस्कार बार बार अपने और उसके बीच लगे उस पतले से पर्दे में झांकने की कोशिश कर रहा था, अपनी खूबसूरत बीवी को देख सके। वही मिष्टी अपनी नजरों को नीचे की हुई थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। अबीर संस्कार के कंधे पर हाथ रखते हुए, अंडस्को शर्म कर ले, तेरी ही होने वाली बीवी है। संस्कार बहुत ही बेशर्मी से, अंडस्को शर्म कर रहा हूँ इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ, वरना अपनी बीवी को सबसे पहले हल्दी में खुद लगाता और किसी को छूने तक नहीं देता। अबीर मुंह बनाकर उसे एक डिस्गस्टिंग लुक देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था एक नंबर का बेशर्म लड़का है। फिर कुछ देर चुप रहकर, अंडस्को बाय द वे मेरे छोटे साले, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है तो तुम्हें भी अपने लिए कोई सुंदर सुशील सी कन्या देख लेना चाहिए। अबीर घूरते हुए, अंडस्को हाँ क्यों नहीं, ताकि तुम्हें अपनी बीच कोई तान करने वाला न रहे। संस्कार अबीर की गर्दन में बाह डाल उसे दबाते हुए, अंडस्को मेरे प्यारे साले, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ, और जो ये तुम्हारा नेन मटका चल रहा है ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो बेहतर होगा उस पर ध्यान दो। वैसे भी वो अकीरा को जान बोलती है, कहीं उसी। वो आगे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अबीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डिस्गस्टिंग थे। संस्कार अपने मुंह से हाथ हटाकर हंसते हुए, अंडस्को क्या हुआ मेरे शरीफ साले, कहीं तूने उन दोनों को साथ में किस करते हुए इमेजिन तो नहीं कर लिया। अबीर बुरी तरह चिढ़कर उसे देख रहा था। उसका बस चलता तो कब का इसे उठाकर कहीं दूर फेंक देता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर उसकी बहन की खुशी की बात थी। वही काव्यांश व्हाइट कलर के कुर्ते में अपनी कुर्ती का स्लीव फोल्ड करते हुए आ रहा था। उसने अपने आंखों के गॉगल्स लगा रखे थे और उस व्हाइट कुर्ता जो उसकी बॉडी पर कसा हुआ था, जिससे उसकी मसल्स काफी हद तक कुर्ते के ऊपर से भी शो हो रहे थे, वो काफी हॉट लग रहा था। उसका चर्म ही ऐसा था, कोई छाकर भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। आसपास की लड़कियों की नज़र उस पर ही थी, पर काव्यांश बाबू तो अपनी महबूबा की तलाश में थे। वो आज देखते हुए खुद से, अंडस्को हुआ क्या है आज? सुबह से नहीं दिखी, कौन से बिल में घुस गई है, कब से ढूंढ रहा हूँ। उसकी नज़र अकीरा पर जाती है जो साइड में खड़े होकर लगातार नाखून खा रही थी। मेरी जान की स्वीटू तो यह है, पर इसकी क्यूटी कहाँ है? बोलते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। ओए तुझे क्या हुआ, किसके ख्याल में गुम है? अकीरा अचानक से काव्यांश की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है, जिससे उसके पैर लड़खड़ जाते हैं। वो गिरती उससे पहले ही काव्यांश उसका हाथ पकड़कर ठीक से खड़ा करते हुए, अंडस्को तेरा दिमाग तो ठीक है, यह अपनी ही छोड़कर आई है इडियट। अकीरा उसे एक ठंडे रिएक्शन देती है जिसकी उम्मीद काव्यांश बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
काव्यांश उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। अकीरा, जिसने एक येलो कलर का सूट सलवार पहना हुआ था और अपने बालों की चोटी बना रखी थी जिसमें कुछ लेटे गाल को छू रही थी, किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी, बिल्कुल क्यूट डॉल जैसी, जिसकी ग्रीन आंखें किसी क्लीन वाटर की तरह बिल्कुल साफ थी और उसकी मासूम चेहरे पर किसी चीज की तो कमी थी। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। अकीरा चिढ़कर काव्यांश को देख, ओए पागल, ऐसे क्या देख रहे हो, आंखें नीचे करो वरना निकाल लूंगी, समझे। बोलते वक्त उसके चेहरे पर क्यूट डिंपल पड़ रहे थे और उसके क्यूट गाल फूल गए थे गुब्बारे की तरह। वो अब भी उसे घूर रही थी। काव्यांश अपने सामने खड़ी छोटी सी डोल को देख रहा था जो अपनी आंखों में जबरदस्ती का गुस्सा लिए उसे घूर रही थी। काव्यांश उसे देखते हुए मन में, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था। मैं खुद से वादा करता हूँ कभी तुम्हारी मासूमियत किसी को छीनने नहीं दूंगा। अकीरा उसे इसे खोया हुआ देख, ओए अब आप कहाँ खो गए। काव्यांश उसका हाथ पकड़ खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले जाता है। अकीरा, जिसका डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस चिल्लाती रह जाती है। तभी वहां एक गाड़ियां आकर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम हंट जैसा लड़का बाहर आता है। उसने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पर ऊपर ब्राउन जैकेट डाला हुआ था, आंखों के गॉगल्स, हाथों में ब्रांडेड वॉच और उसके परफेक्ट सेट बाल उसके अलग ही पर्सनैलिटी को दिखा रहे थे। वो इतना ज्यादा डैशिंग लग रहा था। आसपास की लड़कियां उसे अपनी लास्ट भरी नजरों से देख रही थी, वही उस शख्स को तो जैसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बहुत ही स्टाइल से आगे आ रहा था, उसकी एक पर्सनैलिटी, उसका ऑरा काफी अलग था। वो आकर एक जगह खड़ा हो जाता है, तभी उसकी नज़र बीच में नाच रहे कुछ लोगों पर जाती है। काव्यांशों के साथ डांस कर रही लड़की पर जाती है जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था और उसे अलग सी वाइब आ रही थी। उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा था। वो अपने हाथ दिल पर रख उसे शांत करना चाहता था, पर आज जैसे उसके दिल ने ट्रेन पकड़ ली हो जो आज आपने ही मालिक से बगावत करने को तैयार था। उसकी आंखें बेचैन हो रही थी, पर यह बात उसकी समझ से बाहर थी। उसके साथ अचानक ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसके कानों में एक कोल्ड आवाज पड़ती है, अपने दिल को जरा संभाल कर रखो, लगता है आज अपने मालिक से बगावत करना चाहता है। वो शख्स अपने साइड में खड़े इंसान को देखता है जिसने ब्लैक कलर का फॉर्मल ड्रेसअप किया हुआ था और उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग था। वो शख्स आवव्यन को देखते हुए, में कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। आवव्या उससे टेढ़ी नजर से देखते हुए, वही जिसकी आवाज तुम सुनकर भी नासमझ बन रहे हो, फिर धीरे से ब्लडी इडियट। वो शख्स हल्का मुस्कुरा के, हो तो आप दिल की बात कर रहे हैं। वो क्या है ना, जब इंसान प्यार में हो तो उसका दिल ही उसके प्यार के आसपास होने का साव से पहले बताता है, जिससे हम कुछ बेवकूफ़ी न करें, जिससे हमारे प्यार को बाद में कोई तकलीफ हो। आवव्यान उस शख्स की बात पर एक डेस्कास्टी लुक के साथ, प्यार सिर्फ एक वर्ड है और कुछ नहीं, बाकी सब हवा है। वो शख्स लाइट स्माइल के साथ, आई एम सॉरी बट मेरा ख्याल ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यार इंसान को जीना सिखाता है, उसे हर दर्द में जीने की नई वजह देता है, हर तकलीफ में उसकी एक मुस्कुराहट हर दर्द को भूलने पर मजबूर करता है, फिर चाहे वो आपके साथ हो या न हो, उसके एहसास ही जीने की नई वजह बन जाता है। उसकी होठों की मुस्कुराहट हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, उसकी आंख से गिरा एक आंसू सबसे बेब्स इंसान बना देती है। आवव्यन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, और इंसान को साव से कमजोर बना देती है और मुझे नफरत है कमजोर इंसान से, ऐसा प्यार किस काम का जो तुम्हें दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बना दे। उसकी आंखें काफी कोल्ड थी बोलते वक्त। वो शख्स आवव्यन की बात पर मुस्कुराकर, मेरे ख्याल से किसी ने आपको प्यार की गलत डेफिनेशन बताई है, फिर भी एक बार प्यार करके तो देखो, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। वो शख्स आवव्यान के कंधे पर थपथपा कर आगे बढ़ जाता है। वही अकीरा जो डांस कर रही थी, उसकी नज़र सामने आ रहे शख्स पर जाती है। वो उन सब लोगों के बीच से निकल भागते हुए उस शख्स की तरफ भागती है। वही उस शख्स के रिएक्शन ऐसे थे जैसा वो कोई सपना देख रहा हो। उसने अभी तक अकीरा को टच तक नहीं किया था। अकीरा उस शख्स की वाइट शर्ट पर पूरी तरीके से छोटे हाथ में उसकी शर्ट को भरे हुए सीशिक रही थी। उसका छोटा सा चेहरा रोने से लाल होता जा रहा था, रोने से उसकी आवाज़ टीके नहीं निकल रही थी। वो उस शख्स की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी, जैसे उसने जरा भी पकड़ ढीली की तो वो शख्स गायब हो जाएगा। वही वो शख्स अभी भी सदमे में खड़ा था। वही बाकी सब हैरानी से अकीरा को देख रहे थे। अकीरा कभी भी किसी लड़के को खुद को टच नहीं करने देती थी, पर आज वो खुद एक लड़के के इतने नज़दीक खड़ी थी।